नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जेके विद नाइन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम भारत का भौगोलिक विभाजन की। दोस्तों, इससे पहले मैंने भारत का भौगोलिक विभाजन समझा दिया है और उसमें भारत के जो भौगोलिक प्रदेश है कौन सा हमारे भारत के भौगोलिक। दोस्तों, भारत के भौगोलिक प्रदेश क्या होता है कि भारत को अध्ययन के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया और जो भू आकृति है हमारे भारत की वो कुछ अलग अलग भागों में दर्शाती है। तो आइए जानते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं उन 4 भागों का कि कौन से वो हमारे 4 भाग हैं। तो ये आपके सामने देखो मैप है और मैप में जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं 4 भौतिक प्रदेश, वो पहला है हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों, ये क्या है? पर्वतीय प्रदेश है। क्या है? पर्वतीय प्रदेश है। ये जो हमारा ये वाला भाग है दोस्तों, ये वाला ये पूरा या ये वाला, ये हमारा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और ये भी हमारा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही आता है दोस्तों, ये वाला भाग। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका जो डाउट है वो डाउट रहे ना, इस मैप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, इसको मैंने समझाया था कि ये उत्तर में हमारा यहाँ पर है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। और यहाँ पर है हमारा जम्मू कश्मीर, ये पीओके वाला हिस्सा है दोस्तों। और ये हमारा अक्साई चीन है जो चीन ने कब्जा कर रखा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर है उत्तराखंड और यहाँ पर है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये जो पूरा सारा हिस्सा है 1 2 3 4, ये 4 राज्यों की जो सीमा है वो हमारे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आती है। अगर इधर बात करें दोस्तों, तो ये हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में आता है। कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है। ये हमारा त्रिपुरा दोस्तों बाहर निकला हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य। कौन सा है? त्रिपुरा। सीधा फैक्ट है, त्रिपुरा, 3 पूरा मतलब 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य। और ये हमारा मिजोरम है दोस्तों। तो ये भी हमारे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर बात करी थी हमने दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है हमारा, ये इतना है। और उत्तर पूर्वी में भी हमारा जो सिक्किम है, हमारा कुछ भाग पश्चिम बंगाल का है, मेघालय है, असम है। ये जो क्षेत्र है हमारा, ये क्षेत्र हमारा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो ये उत्तर भारत का भी विशाल मैदान अनेक भागों में बांट रखा है। जैसे उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हमने पिछले वीडियो में समझाया कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश को भी पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया। जो हमारा उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिमालय है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक और पूरे और इधर। तो यहाँ पर अगर बात करें हम दोस्तों, तो ये हमारा जो भी क्षेत्र है यहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत है। कौन सा है? हिमालय पर्वत। और दोस्तों, हिमालय को हमने 4 भागों में विभाजित किया था। वो 4 भाग कौन से थे दोस्तों? पहला था हमारा ट्रांस हिमालय। कौन सा था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो रहता है हम दोस्तों, वो सबसे उत्तरी यहाँ पर हमारा ट्रांस हिमालय है, यहाँ से यहाँ तक। तो वो हमारा ट्रांस हिमालय था। उसके जस्ट नीचे दक्षिण में दोस्तों ये है हमारा उत्तर। क्या ये? उत्तर है। और नीचे हमारा दक्षिण है। ये जो एरिया है हमारा, ये क्या है? दक्षिण है। और ये हमारा पूर्व और ये हमारा पश्चिम। तो दोस्तों, उत्तर, सबसे उत्तर में हमारा जो है वो है ट्रांस हिमालय। उसके दक्षिण में अगर जाएंगे तो वो वहाँ पर हमारा वृहद हिमालय है। और उसके नीचे जाएंगे तो हमारा लघु और मध्य हिमालय आता है। और उसके नीचे सबसे आखिरी जो हिमालय की श्रेणी है वो है हमारी दोस्तों शिवालिक। और सबसे ज़्यादा जो
हमारे माउंट एवरेस्ट है, सागर माथा है, जो सबसे ऊंची चोटियाँ वो पाई जाती है हमारे वृहद हिमालय में, जो सेकंड हिमालय है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा उत्तर का पर्वतीय मैदान मैंने पढ़ाया था। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान दोस्तों ये क्या है, एक मैदान है, पठार है, मैदान है, तो ये मैदान की श्रेणी में आता है दोस्तों। एक मरुस्थल होता है, हमारा पर्वत होता है, मैदान होता है, पठार होता है। पठार सामान्यतः मैदान से थोड़े से ऊंचे होते हैं। तो दोस्तों ये जो भूमि है, इस भूमि को भी 4 भागों में हमने डिवाइड किया हुआ था। कितने भागों में बताया था? जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको भी हमने 4 भागों में बताया था। कौन सा बताया था दोस्तों? एक हमने बताया था भाबर प्रदेश, जो शिवालिक के जस्ट दक्षिण में है, शिवालिक के जस्ट नीचे, उसको हम क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। दोस्तों भाबर प्रदेश को बताया था कि इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और ये भूमि, इसमें जो इसकी जो भूमि रहती है वो कृषि वहाँ पर कृषि के लिए अवेलेबल नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर कृषि हो ही नहीं सकती है, कृषि असंभव है। उसके नीचे मैंने बताया था दोस्तों कि भाबर प्रदेश के नीचे हमारा तराई प्रदेश आता है। जस्ट भाबर के नीचे तराई प्रदेश आता है। दोस्तों तराई प्रदेश में हम कृषि कर सकते हैं, लेकिन उसको कृषि के उपयुक्त बना रहे हैं, क्योंकि तराई प्रदेश में दोस्तों मैंने बताया था कि तराई प्रदेश में जो दलदली भूमि रहती है वो दलदली भूमि है, और दलदली भूमि होने के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा थे। तो अभी फ़िलहाल कंडीशन में वहाँ पर जो गवर्नमेंट है या जो भी लोकल गवर्नमेंट्स है या जो किसान है, वहाँ पर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और कोशिश जारी है। उसके नीचे बताया था मैंने दोस्तों कि बांगर प्रदेश। दोस्तों बांगर प्रदेश बताया था कि दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है और ये खादर की तुलना में अधिक ऊंचा है। दोस्तों बांगर के जस्ट नीचे खादर है और खादर से ऊंचा है जो बांगर वाला एरिया, तो इस कारण इस प्रदेश में हमारा जो बाढ़ जैसी समस्या ये इस क्षेत्र में नहीं आ सकती है, क्योंकि ऊंचा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर बाढ़ का पानी तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसकी बात करें तो दोस्तों खादर की अपेक्षा थोड़ी सी ये उपजाऊ कम है। उपजाऊ तो है दोस्तों, उपजाऊ ऐसा नहीं कि उपजाऊ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी सबसे ऊपर जो प्रदेश था हमारा भाबर प्रदेश, वो भाबर प्रदेश उपजाऊ नहीं है। बाकी ये जो तीनों मैं बताऊंगा, एक हमारा तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र, ये तीनों जो क्षेत्र है ये हमारे कृषि के उपयुक्त है। तो दोस्तों सबसे लास्ट वाला बताया था मैंने खादर प्रदेश, ये सबसे नवीन जलोढ़ जमा होने के से बना है और इसे हमने खादर प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों इधर की अगर बात करें तो ये राजस्थान है, यहाँ पर मरुस्थलीय एरिया है। कहाँ पर है? यहाँ पर मरुस्थलीय एरिया है। तो दोस्तों ये पूरा डिजर्ट एरिया, यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। यहाँ पर सरकार अभी दोस्तों 1-2 दिन पहले ही कुछ ग्रीन बेल्ट की जो योजना कुछ बन रही थी। ग्रीन बेल्ट ऐसा है कि दोस्तों यहाँ पर एक दीवार बनाई जाएगी यहाँ अरावली से लेकर यहाँ दिल्ली तक, ताकि जो पाकिस्तान से जो आने वाली जो हमारी बालू है, वो बालू जो एरिया है उस एरिया को पार न कर पाए। जो हमारा डिज़र्ट है उसी डिज़र्ट तक वो बालू सीमित रहे, क्योंकि बालू आएगी तो बालू के जो कण वहाँ पर एकत्रित होंगे वही कृषि को नुकसान पहुँचाती है, और बालू आएगी नहीं तो उससे थोड़ा सा भूमि और कृषि के उपयुक्त बनेगी। इसलिए यहाँ पर ग्रीन बेल्ट योजना प्रारंभ हो रही है दोस्तों, और हो सकता है कि ग्रीन बेल्ट योजना प्रारंभ अभी शुरू हो भी जाए। 2021 चालू तो कब का हो गया है, अब हो सकती है। उसके बाद बात करें तो दोस्तों तो ये ध्यान रखना कि जो उत्तर का विशाल मैदान है ये एरिया छोड़कर बात होती है, और यहाँ पर भी कुछ एरिया हमारा दक्षिण पंजाब का भी आता है उसमें, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी आता है उसमें, और ये एरिया यहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं है। ठीक है दोस्तों, कृषि होती है लेकिन जो छोटे जो रेतीले जो हमारे अनाज होते जो कृषि होती है वही यहाँ पर सीमित है। आगे बात करें दोस्तों, ये हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया था, और ये उत्तर भारत का हमने पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया। दोस्तों फिर बात करेंगे हम दक्षिण का पठार। दोस्तों दक्षिण का पठार की अगर बात करें तो ये हमारा जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, क्या है दोस्तों?
उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके दक्षिण में पाया जाता है। दोस्तों जो दक्षिण का पठार है उसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है, जैसे यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, एक सतपुड़ा है, विंध्याचल है, कैमूर है, बांडेर है। ये सभी जो श्रेणियाँ आती है वो श्रेणियाँ हमारे दक्षिण के पठार के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों ये जो दक्षिण का पठार है ये पूरा यहाँ से लेकर दक्षिण में ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उत्तर में क्या है, ये उत्तर में हमारा अरावली पर्वत से दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी तक फैला यह भाग दक्षिण का पठार कहलाता है। दोस्तों ये जो भाग है ये हमारा आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है। दोस्तों आर्कियन कई बार आप कंफ्यूज होते होंगे, ये आर्कियन क्या है, धारवाड़ क्या है। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा चट्टान के बारे में बता देता हूँ आपको कि चट्टान हमारी जो रहती है। देखिए चट्टानों के बारे में विस्तृत जानकारी पहले देख लेते हैं। दोस्तों हुआ क्या कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी का निर्माण समय पर चेंज होता गया। तो सबसे पहले जो चट्टानों का निर्माण हुआ, सबसे पहले जैसे किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो सबसे पहले वो 1 साल का रहता है। तो 1 साल के बच्चे को हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये बेबी टाइप है, बेबी है। उसको फिर 10 साल का होता है, थोड़ा सा बालक हो जाता है, फिर थोड़ा सा जवान हो जाता है, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता बड़ा, और फिर आखिरी बुढ़ापे में हो जाती है। तो दोस्तों आज बात करें हम चट्टान की, तो सबसे पहले जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, पृथ्वी एक आग का गोला था और आग के गोले के बाद जो चट्टानों का निर्माण हुआ सबसे पहले वो चट्टान थी दोस्तों आर्कियन चट्टान थी। कौन सी चट्टान थी वो दोस्तों? आर्कियन। कौन सी चट्टान थी दोस्तों? आर्कियन। याद रखना दोस्तों कौन सी थी? आर्कियन चट्टान। और उसके बाद आर्कियन के जो अपर्दन और निक्षेपण के कारण जो चट्टान हुई वो क्या हुई? धारवाड़। कौन सी चट्टान हुई दोस्तों? धारवाड़। क्या होता है दोस्तों कि जैसे पृथ्वी है हमारी और पृथ्वी एक आग का गोला थी, वो ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद जमी, फिर वो वहाँ पर चट्टान हुई, तो वो कौन सी थी? हमारी आर्कियन। फिर क्या होता है दोस्तों? गर्मी हुई, सर्दी हुई, बरसात हुई, तो ये तीनों सीजन हमारे चलते रहते हैं। तो जब ये तीनों सीजन बारी बारी चलते हैं तब क्या होता है कि जो चट्टानें रहती हैं, जैसे गर्मी आई तो गर्मी में वो चट्टानें क्या होगी? फैलेगी, और फैलने के बाद में फिर ठंड आएगी। जैसे बरसात आई, गर्मी के बाद फिर बरसात आई तो वो फैली, फिर बरसात आई, बरसात के बाद फिर ठंड आई, वो फिर सूखड़ी, फिर फैली, फिर सूखड़ी। तो उसमें क्या होता है कि एक उसमें टूटन चालू हो जाती है और उसमें फिर अपर्दन, फिर पानी से वो अपर्दन चालू हो जाता है वहाँ पर। तो वो फिर जो चट्टानें उस अपर्दन से पैदा हुई, उस चट्टानों का निर्माण, जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो चट्टान थी धारवाड़। ऐसे ही धारवाड़ के बाद में कोडप्पा क्रम की चट्टान आती है। दोस्तों जो हमारे हीरा और ये है, ये कोडप्पा क्रम की चट्टानों में ही अधिकतर पाए जाते हैं। जो हीरा है और ये जो धारवाड़ है, धारवाड़ में धा से मतलब धातु, तो सभी जो धातुएं पाई जाती है दोस्तों, वो धातुएं इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती है। ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों आपके लिए कि चट्टानें, आप इनका नाम सुना होगा लेकिन आज तक क्लियर फैक्ट पता नहीं चला होगा कि आखिर ये क्या होता है, विंध्यन क्या है। तो ये बारी बारी की चट्टानों के नाम है दोस्तों। उसके बाद आई विंध्यन। कौन सी आई? विंध्यन। उसके बाद आई गोंडवाना। दोस्तों जो देश का नहीं, विश्व का 98%, सॉरी भारत का 98% कोयला इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए परीक्षा में कि किस क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, तो दोस्तों वो आंख मीच कर आप लगा सकते हैं कि वो कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगर धातु का पूछे कि लौह धातु किस में पाई जाती है, तो वो दोस्तों धारवाड़ है। कौन सी? धारवाड़ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा दक्कन है। जो मालवा का पठार है, काली मिट्टी है, वो जो दक्कन का पठार है ना, उसमें ही ज्वालामुखी उद्भेदन हुए और उसके कारण ही आज जो काली मिट्टी है उससे ही निर्माण हुआ है काली मिट्टी का। तो आज बात करते हैं दोस्तों ये हमारी चट्टानों
का वर्गीकरण हमने जाना है। उसके बाद दोस्तों आज बात करते हैं हम बात कर रहे थे हिमालय, ये अपना भारत के भौतिक प्रदेश की, और भौतिक प्रदेश में चौथा जो हमारा रह गया था वो था हमारा दक्षिण का पठार। कौन सा था? दक्षिण का पठार। दोस्तों जो दक्षिण का पठार है ये पहले तो बता दिया, अगर आर्कियन क्रम की चट्टान है दोस्तों, क्या है? जो दक्षिण के पठार में जो चट्टान है वो कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टान है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो सबसे पुरानी है, और सबसे नवीन कौन सी है? हमारी दक्कन ट्रेप की चट्टान है। तो हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण का पठार है वो हमारा सबसे प्राचीनतम पठार है। ठीक है, आगे बात करें कि इसका कोई भी भाग समुद्र के नीचे नहीं डूबा है दोस्तों, इसका कोई भी भाग समुद्र के नीचे नहीं डूबा है, और विवर्तनिकी दृष्टिकोण से शांत होने के कारण यहाँ भूकंप की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं रहती है। विवर्तनिकी क्या होता है दोस्तों? दो प्लेटें आपस में, पृथ्वी के नीचे जब दो प्लेटें आपस में कैसे कि एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, जब या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, तो दोनों ऐसा विवर्तनिकी की कोई ऐसा दृष्टिकोण से शांत है दोनों, तो इसलिए यहाँ पर भूकंप के चांस नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा हिमालय वाला, जैसे अभी वो बात का विषय दोस्तों, वो मैं आपको थोड़ा डीप में बताऊंगा, आज बात करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा खाली मैं एक बता देता हूँ। तो आगे बात करें हम कि आगे बात करते हैं जहाँ दक्षिण के पठार की उत्तरी सीमा। दोस्तों ये तो मैंने बता दिया कि अरावली, ऊपर हमारा कौन सा है? अरावली, और नीचे हमारे कन्याकुमारी तक फैला हुआ हमारा ये पठार दक्षिण का पठार कहलाता है। कहाँ से कहाँ तक अभी मैंने बताया है आपको कि कहाँ से कहाँ तक भाग कहला है। ये यहाँ से यहाँ पर है दोस्तों अरावली जाती है दोस्तों दिल्ली तक। कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक टच होती है हमारी अरावली, और यहाँ पर है हमारा कन्याकुमारी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पठार है उस पठार को क्या कहते हैं हम? दक्षिण का पठार। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम आगे बात करें दोस्तों जो प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीप होता क्या है दोस्तों, पहले ये समझा देता हूँ आपको। प्रायद्वीप ऐसा स्थान होता है कि जो तीन ओर से, किधर? तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो हमारा जो ये वाला एरिया है भारत का, ये वाला एरिया है, उसे क्या कहेंगे हम? प्रायद्वीप का पठार कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे क्या कहेंगे दोस्तों? प्रायद्वीप का पठार। टेक्निकल इश्यू हो गया था दोस्तों, स्क्रीन थोड़ी सी सही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था। तो इसे हम जो तीन ओर से घिरा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप का पठार। तो ये प्रायद्वीप भारत इसको बोलते हैं हम। तो इसमें कुछ मध्य प्रदेश का भाग भी आता है, हमारा गुजरात का भी भाग आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, हमारा कर्नाटक आता है, केरल आता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हमारा उड़ीसा, हमारा पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग आता है दोस्तों। बाकी जो बीच में हमारा तेलंगाना है ना, छत्तीसगढ़ है, तो ये भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत में ही आते हैं दोस्तों। लेकिन जो तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, ये तीनों भू-अवरुद्ध ये जो देश, ये प्रदेश है, क्योंकि उनकी सीमा ना तो समुद्री सीमा से टच होती है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करें कि जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों को निम्न भागों में बांट सकते हैं हम। कितने भाग? तो दोस्तों एक तो हमारा अरावली पर्वत हो गया। कौन सा हो गया? अरावली पर्वत। दोस्तों यह एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत, सबसे पुराना पर्वत है, जो विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। मोड़दार पर्वत क्या होता है दोस्तों? मोड़दार पर्वत क्या होता है? मुर्दार पर्वत होता है दोस्तों। पर्वत भी चट्टानों का, एक चट्टान अलग होती है, एक हमारा होता है जो पर्वत होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक नवीन पर्वत हो गया, तो नवीन में कौन से पर्वत आते हैं? जैसे नवीन पर्वत हो गया तो नवीन में कौन सी हो गए? एक हमारा हिमालय, तो हिमालय क्या है? सबसे नवीन पर्वत है। तो ऐसे ही हमारा हिमालय है, नवीन हिमालय, अपना एक राकी है, एंडीज है। राकी कहाँ पर है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। एंडीज है ये दक्षिण अमेरिका में। अपलेशियन है ये अमेरिका में है। हमारा एटलस है
काकेकश है, एल्ब्रूज है, ये सभी क्या आते हैं, ये सब नवीन में आते हैं दोस्तों। किस में आते हैं, नवीनतम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जो हमारा ये मोड़तार पर्वतों में से एक है, ये गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है दोस्तों। अभी मैंने बताया कि ये हमारा जो यहाँ पर आ जाते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ से चालू होता है दोस्तों, कहाँ से, ये जो हमारा, और यहाँ दिल्ली हमारा यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो अरावली है वो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों वो है हमारा गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर। दोस्तों गुरु शिखर क्या है, गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है। वो कहाँ पर है, हमारा माउंट आबू पर स्थित है। और यहाँ पर एक जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर दोस्तों। कौन सा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दोस्तों जो एक गुरु शिखर है, ये भी याद रख लेना कि गुरु शिखर राजस्थान का सबसे सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम पश्चिमी घाट की। कौन से घाट की, पश्चिमी घाट की। ये पश्चिमी घाट की है ना, पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे पर्वत लंबी श्रेणी है दोस्तों। जो पश्चिमी घाट है वो यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर। कहाँ पर है, यहाँ पर पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट, है ना। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये मैदान है दोस्तों, पश्चिमी मैदान है। तो यहाँ पर हमारा ये जो एरिया है ये क्या है, हमारा पश्चिमी घाट है दोस्तों। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरे सबसे लंबे पर्वत श्रृंखला है। जो हिमालय है हमारा, हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला दोस्तों, ऐसे फैला हुआ है। ये नेपाल में आता है। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर कोई पूछे आपसे, प्रश्न में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में हिमालय श्रृंखला है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोई भी हिमालय श्रृंखला नहीं है। बिहार में नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आएगी, सिक्किम में आ सकती है, सिक्किम में आएगी। कहाँ पर, सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी, यहाँ पर झारखंड हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर हिमालय श्रेणी नहीं है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट की बात कर रहे थे हम, तो पश्चिमी घाट के आगे बात करते हैं कि इसका विस्तार ताप्ती नदी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। दोस्तों ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, ये मुल्ताई हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो हमारी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी दोस्तों कुछ यूँ निकलती है, यूँ, और यहाँ पर मिल जाती है। और बस यहीं पर इसके समानांतर ही ताप्ती नदी भी निकलती है। इसी ताप्ती नदी पर ये अपना गुजरात में काकरापाड़ा जो बांध है वो बनाया गया है दोस्तों। ताप्ती नदी है बैतूल मुल्ताई, मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है दोस्तों। मुल्ताई कुछ नाम करके ग्राम है, मुल्ताई ग्राम करके। इसके बाद इसका जो नीलगिरी पहाड़ियों तक है, नीचे कहाँ तक है इसका, नीलगिरी पहाड़ियों तक है दोस्तों, नीचे नीलगिरी पहाड़ियों तक है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, सह्याद्री, नाम सुना होगा आपने एक, सह्याद्री नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट दक्षिण के पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पठार के पश्चिम में स्थित है दोस्तों। ये तो सीधी बात है कि ये हमारा दक्षिण का पठार है और इसके पश्चिम में स्थित है, जो अवशिष्ट पर्वत के रूप में तथा लगातार न होकर बीच बीच में टूटा हुआ भी है दोस्तों। ये लगातार नहीं है और बीच बीच में टूटा हुआ भी है, ऐसा लगातार आपको मिलेगा नहीं। और इससे ज़्यादा अगर पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी और ज़्यादा बिखरा हुआ है। अफ्रीका से भारत अलग होने के क्रम में दोस्तों, वो मैं बात की वीडियो में बताऊंगा कि अफ्रीका से भारत कैसे अलग हुआ। ये भारत कभी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का एक भाग हुआ करता था और इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब ये हमारी अभी जो यूरेशियन है या रशिया वाली प्लेट है या एशिया कहा जा सकता है, वो एशिया से जहाँ आज पर्वत है ना, वहाँ पर कभी 33 सागर हुआ करता था। तो ये जो हमारा भारत है ना, ये कभी हमारा दक्षिण अफ्रीका का स्थल हुआ करता था, भाग हुआ करता था। वहाँ से दोस्तों जो
इनकी प्लेटें दूर खिसकना चालू हुई तो वहाँ से ये धीरे 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 हज़ारों करोड़ों वर्षों में, दोस्तों एक दिन की बात नहीं, हज़ारों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे ये यहाँ पर एशिया जो है, एशिया से चिपक गई ये वाली प्लेट हमारी। कौन सी? ये अपना हिंद महाद्वीप, ये प्लेट हमारी एशिया से चिपक गई, जिसे हमें यूरेशियन प्लेट कहते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर उस प्लेट के और इस प्लेट के टकराने से ये जो हिमालय है ना, ये हिमालय का जो अवसाद था, 33 सागर के अवसादों से आज हिमालय खड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो यही बात बोल रहा था मैं। इसके बाद दोस्तों इसके दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है? कुछ यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास पड़ती दोस्तों। तो ये जो इसकी ये पश्चिम है, ये पूर्वी है दोस्तों, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, और इन दोनों का जो मिलन स्थल है वो कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दोस्तों अगर नीलगिरी की पहाड़ी का जो सर्वोच्च चोटी है, नीलगिरी की जो चोटी है दोस्तों, ये नीलगिरी है। क्या है वो? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों हमारे तमिलनाडु में लगती है। तो दोस्तों अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो वो है हमारे डोडा बेटा। क्या है दोस्तों? डोडा बेटा। ये नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, डोडा बेटा। और अगर दक्षिण भारत, ये जो दक्षिण भारत हमारा दिख रहा है, दक्षिण भारत दोस्तों इसी को दक्षिण भारत कहा जाता है। ये हमारा उत्तरी भारत है ये वाला। तो इस दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अगर चोटी कहा जाए तो वो कौन सी हमारी? वो है हमारी अन्नामुडी पहाड़ी। कहाँ है? अन्नामुडी। वो भी यहीं पर दोस्तों। ठीक है, अन्नामुडी। और ये अन्नामुडी की पहाड़ी पर ही दोस्तों, अन्नामुडी शायद केरल या कर्नाटक की कुछ सीमा पर ही दोस्तों, है ना। इसको एक बार देख लेना। पश्चिमी घाट पर्वत में कुछ दर्रों का विकास हुआ, जैसे थालघाट, बोरघाट, ये महाराष्ट्र में पड़ते दोस्तों। यहाँ पर थालघाट और बोरघाट। जो थालघाट है वो नासिक को मुंबई से, जो थालघाट है क्या है, इसको मैं कर देता हूँ। जो थालघाट है ये परीक्षा में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थालघाट, जो थालघाट है वो हमारा नासिक को मुंबई से जोड़ता है। किसको? नासिक को मुंबई से। और जो बोरघाट है, बोरघाट, वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है दोस्तों। दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो घाट पूछ लेता है कि थालघाट किस किस दो शहरों को जोड़ता है। तो यहाँ पर दोनों दोस्तों एक बात देखने लायक है कि यहाँ पर दोनों जगहों पे, दोनों घाट में मुंबई सेम है। तो थाल का मतलब है दोस्तों, आपने थाल से सुना होगा कि हमारे ढोल आते नासिक के ढोल। तो नासिक जो ढोल है वो नासिक से याद रख लेना, और उसमें थाली जो बजती है वो थाल से थाली याद रख लेना। भोर और पुणे ये याद रख लेना दोस्तों। इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, बाकी आपको याद रखना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों पूर्वी घाट की। एक पाल घाट भी पड़ता है दोस्तों, वो केरल में पड़ता है हमारा। कहाँ पर पड़ता है? केरल में, जो कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है, जो केरल के हमारे प्रमुख शहरों में से एक है। आगे बात करें दोस्तों इस पूर्वी घाट की। ये क्या है? हमारा पूर्वी घाट है दोस्तों। अभी हमने बात किया कि पश्चिमी घाट की बात की दोस्तों, इस घाट की। अभी बात करेंगे हम पूर्वी घाट की दोस्तों। ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की बात करें तो दोस्तों इसका विस्तार उड़ीसा से प्रारंभ होकर तमिलनाडु तक है दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर कुछ थोड़ा सा नीचे से यहाँ पर उड़ीसा लगता है। तो उड़ीसा से चालू होता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से नहीं चालू होता है। अगर बात करें हम कि जो समुद्र से टच होने वाले राज्य कितने हैं तो दोस्तों, तो वो है हमारे कितने? 9 राज्य गिनाता हूँ। देखो, एक तो ये हमारा गुजरात हो गया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद हमारा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे हो गए 9। तो दोस्तों जो हमारा इधर का पश्चिम बंगाल है सबसे
पूर्वी पूर्वी और प्रायद्वीपीय का सबसे लास्ट वाला, उसके जस्ट नीचे पड़ता है हमारा उड़ीसा। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ऐसे पड़ता है यहाँ पर। नीचे हमारी आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है, ऊपर हमारा पश्चिम बंगाल लगता है, और इधर हमारा उड़ीसा ये अपना छत्तीसगढ़ लगता है, और हमारा कुछ झारखंड का भी भाग लगता है इसमें। तो यहाँ उड़ीसा से चालू होकर तमिलनाडु पर ख़त्म होता है। कौन सा? पूर्वी घाट। दोस्तों याद है पूर्वी घाट। और यह प्राचीन मोड़दार पर्वतों का अवशिष्ट रूप है। दोस्तों ये और ये सेम ही, इतना कोई अंतर नहीं है। पश्चिमी घाट में तुलना इसका अपरदन अधिक होने से दोस्तों इसका जो है, ये जो है ना, यहाँ पर क्या हुआ कि कारण ये है, बीच बीच में से तो ये भी टूटा हुआ है, लेकिन ये इतना टूट चुका है दोस्तों। कारण क्या है कि जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, यहाँ से हमारी महानदी निकलती है, यहाँ से गोदावरी हमारी ये अपना महाराष्ट्र से गोदावरी निकलती है। महाराष्ट्र से कहाँ से निकलती है दोस्तों? नासिक से। एक कृष्णा नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। तो इनका जो अपवाद तंत्र है दोस्तों, वो अपवाद तंत्र, एक स्वर्ण नदी निकलती है ना। तो ये दोस्तों क्या है कि ये जो जितनी भी बड़ी सारी नदियाँ हैं, इनका ये सारी नदियाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियाँ गिरती है वो डेल्टा बनाती है, और जो इधर है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये जो डेल्टा बनाती है, डेल्टा क्या है कि इनकी जो वितरिका है ऐसे हो जाती है। ये नदी यहाँ से आ रही है, लेकिन ये वितरिकाओं में ऐसे विभाजित हो जाती है दोस्तों, ऐसे। तो जो इतना सारा एरिया है वो पूरा एरिया अपरदन का हिस्सा बन जाता है दोस्तों। तो जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर डेल्टाई और नदियों की जो विभाजिका है, उनके द्वारा कट गया वो पर्वत क्षेत्र, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उसका अपरदन हो गया है। इस पहाड़ी क्षेत्र का बहुत ज़्यादा अपरदन हो गया है। नदी अपरदन के कारण इसकी क्रमबद्धता भी लगभग समाप्त हो चुकी है दोस्तों। ये जितना भी इसका अपना अपरदन हुआ है, अपरदन मतलब पानी में बह गया है, उसका जो मिट्टी है वो पानी में बह चुकी है। इसके कारण जो उसकी क्रमबद्धता है वो लगभग तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। गोदावरी व कृष्णा जैसी नदियों ने इसे काटकर काफ़ी चौड़ी घाटियों का विकास किया है। कृष्णा और गोदावरी, ये गोदावरी यहाँ पड़ती है दोस्तों, ये महाराष्ट्र से निकलती है, और कृष्णा भी महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर के आसपास से। और तो ये दोनों नदियों ने ज़्यादा इसको चौड़ा किया है, जो हमारा पूर्वी घाट है दोस्तों। पूर्वी घाट की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम। कौन सी? विशाखापट्टनम सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। और पश्चिमी घाट की कौन सी बताई है मैंने? ये हमारा अन्नामुडी। कौन सी है? अन्नामुडी। और नीलगिरी की अगर पूछे तो वो है डोडा बेटा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें, इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत की आंतरिक पहाड़ियों में सतपुड़ा पर्वत प्रमुख है दोस्तों। यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारी नर्मदा नदी है, और इसके दक्षिण में यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सतपुड़ा रेंज दोस्तों। सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी है वो है धूपगढ़ चोटी। कौन सी है? यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर। और इसी के उत्तर में हमारे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है हमारी सतपुड़ा। और सतपुड़ा के भी पर्वत श्रृंखला, जैसे इधर यहाँ पर इस कोने में राजपीपला, यहाँ पर है महादेव दोस्तों। जो धूपगढ़ है वो महादेव के अंतर्गत ही आती है। और यहाँ पर है दोस्तों ये हमारी मेकाले, इसमें ऊपर विंध्याचल की श्रेणी है, यहाँ पर बैंडेर की है, कैमूर है। तो दोस्तों वो अलग से हम पर्वत में पढ़ेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में उसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आज का दक्षिण का पठार, और हमने चारों भाग पढ़ लिए दोस्तों। चौथा हमारा रहेगा एक और चौथा रहेगा दोस्तों, वो है हमारा तटवर्ती मैदान। कौन सा रहेगा? और द्वीपीय भाग दोस्तों। जो द्वीपीय भाग है उसको हम अलग कवर करेंगे, और जो तटवर्ती मैदान है दोस्तों, उस तटवर्ती मैदान को हम कल करने की कोशिश करेंगे। कि जो तटवर्ती मैदान दोस्तों, ये जो है हमारा, ये भी हमारा नदियों और समुद्रों के अपरदन और निक्षेपण के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो आज के लिए काफ़ी दोस्तों, बात करेंगे हम कल।
ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।